Brought to you by Edgeless Diagnostics. Edgeless Diagnostics. आज तारीख है 6 नवंबर 2023। इजराइल हमास जंग का 31वां दिन। इस जंग ने दुनिया भर की राजनीति को जिस तरह से बदला है, हाल के बरसों में उसका दूसरा उदाहरण शायद ही देखने को मिलेगा। दुनिया में कम ही ऐसे मुद्दे बचे होंगे जिनकी डोर इस लड़ाई से बंधी ना हो। अब इस लिस्ट में कश्मीर का मसला भी शामिल हो गया है। वजह है पाकिस्तान। तो आज के शो में हम जानेंगे इजराइल हमास जंग में कश्मीर की एंट्री कैसे हुई और एक महीने बाद इस जंग से किसको क्या हासिल हुआ। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले आपको एक मीटिंग की कहानी सुनाते हैं। 5 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींचा। ये पोस्ट जमीयत उलेमा इस्लाम पाकिस्तान के अकाउंट से हुई थी। इसमें क्या क्या लिखा हुआ था? JUI के चीफ मौलाना फजलुर रहमान कतर पहुंचे, हमास के इस्माइल हानिया और खालिद मशाल से मिले। मीटिंग में फजलुर रहमान ने कहा, विकसित देशों के हाथ मासूम बच्चों और महिलाओं के खून से रंगे हुए हैं। फिलिस्तीनी सिर्फ अपनी ज़मीन के लिए नहीं लड़ रहे बल्कि अल अक्सा की आज़ादी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। वे मुस्लिम उम्मा का कर्तव्य निभा रहे हैं। समय आ गया है कि मुस्लिम देश फिलिस्तीनी भाइयों के साथ डटकर खड़े हों। इस्माइल हानिया हमास का मुखिया है। वो पिछले कई सालों से कतर में रह रहा है। 7 अक्टूबर का हमला उसके इशारों पर ही किया गया। वो क्या बोला? इजराइल अल-अक्सा मस्जिद की स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम उम्मा का कर्तव्य है कि वे इजराइल के अन्याय के खिलाफ खड़े हों। इस मीटिंग में एक और ख़ास व्यक्ति था, खालिद मशाल। वो हानिया से पहले हमास की कमान संभाल रहा था 1996 से 2017 तक। 1997 में मोसाद के एजेंट्स ने जॉर्डन में उसको मारने की कोशिश की। उन्होंने जहर दे दिया था लेकिन पकड़े गए। फिर जॉर्डन सरकार ने एंटीडोट देने के लिए कहा, इजराइल ने मना कर दिया। फिर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने मनाया। तब मोसाद के मुखिया जहर का एंटीडोट लेकर जॉर्डन गए। फिर मशाल की जान बची थी। कतर में हुई मीटिंग में उसने क्या कहा? मौलाना फजलुर रहमान फिलिस्तीन के मुद्दे पर पाकिस्तान के राजदूत हैं, यानी उनकी बात पाकिस्तान की आवाज़ है। दूसरा बड़ा बयान कश्मीर को लेकर आया। कहा कि कश्मीर और फिलिस्तीन का मुद्दा मानवाधिकार का दावा करने वालों का लिटमस टेस्ट है। पोस्ट के अंत में हैशटैग लगा हुआ था, JUI स्टैंड विद हमास, यानी जमीयत उलेमा इस्लाम हमास के साथ खड़ा हुआ है। इस पोस्ट से 2 मुख्य बातें निकलती हैं। पहली, JUI हमास का समर्थन करती है और दूसरी, हमास JUI के मुखिया फजलुर रहमान को पाकिस्तान का प्रतिनिधि मानता है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान हमास के साथ खड़ा है। ये तो हुआ पोस्ट का मजमून, लेकिन आधिकारिक स्थिति क्या है? सरकार क्या कहती है? पाकिस्तान सरकार अभी तक बैलेंस बनाकर चल रही है। हमास के हमले के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनावरुल हक काकर ने एक्स पर लिखा था, हम हिंसा से दुखी हैं, हम संयम और आम नागरिकों की सुरक्षा की अपील करते हैं। मिडिल ईस्ट में शांति की डोर 2 स्टेट सॉल्यूशन से बंधी है। विदेश मंत्रालय का बयान भी संतुलित रहा। विपक्षी नेताओं ने भी इजराइल को निशाने पर लिया तो हमास पर भी निशाना साधा। आमतौर पर पाकिस्तानी नेता इजराइल को लेकर आक्रामक रहते हैं। पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ सेना भी उतार चुका है। अभी तक दोनों देशों ने एक दूसरे को मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान में डेथ टू इजराइल के नारे भी आम रहे हैं। अब की बार कुछ प्रोटेस्ट हुए जरूर, लेकिन उनकी टोन में नरमी दिखी है। इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में घुसकर नरसंहार किया। सैकड़ों की बर्बर तरीके से हत्या की। इनमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी थीं। 200 से अधिक लोगों को किडनैप कर ले गए। इस विभत्स हमले की तस्वीरें और वीडियोस पूरी दुनिया ने देखे। एक तरफ से इसकी निंदा हो रही थी, इसलिए पाकिस्तान के लिए हमास का समर्थन करना मुश्किल हुआ। नंबर 2, आर्थिक संकट। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मुल्क इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पैसे पर टिका है। IMF से मिलने वाला पैसा अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के रहमो करम से मिलता है और इस जंग में पश्चिमी देश इजराइल को फुल सपोर्ट दे रहे हैं। तीसरी वजह इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान 2005 से बैकडोर से इजराइल के साथ दोस्ती शुरू करने की सोच रहा है। 2005 में दोनों देशों के विदेश मंत्री तुर्की में मिले थे। उसके बाद से कई और भी नेताओं की मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन वे कभी ऑफिशियली स्वीकार इस बात को करते नहीं।
जिन अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ी थी वे एक एक कर डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित कर रहे हैं, मसलन इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को आदि। सऊदी अरब के साथ बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई थी। इनमें से अधिकतर देश पाकिस्तान के सबसे बड़े मददगार रहे हैं। जानकार कहते हैं इसी वजह से पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर इजराइल के खिलाफ कोई कड़ा बयान नहीं दिया है। फिर ये फजलुर रहमान कौन है, उनके बयान का क्या मतलब निकलता है? फजलुर रहमान जमीयत उलेमा ए इस्लाम फजल यानी कि JUIF के मुखिया हैं। JUIF पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी जमीयत उलेमा ए इस्लाम के तौर पर। 1980 के दशक में इसमें बंटवारा हो गया। एक पार्टी की कमान समीउल हक को मिली। समीउल हक को तालिबान का जनक भी कहते हैं। उसकी पार्टी कहलाई JUIS। दूसरे धड़े को फजलुर रहमान ने अपना नाम दिया, वो कहलाई JUIF। ये चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी है। 2018 के नेशनल असेंबली के चुनाव में इन्हें 14 सीटें भी मिली थीं। फजलुर रहमान JUIF की शुरुआत से ही पार्टी के मुखिया बने हुए हैं। शुरुआती दौर में वो शरिया कानून लागू करने और तालिबान के समर्थन की बात करते थे। बाद में सुर बदले, लोकतंत्र और शांति की अपील वो करने लगे। फजलुर 1988 से 2018 के बीच 5 बार सांसद रहे। 4 प्रधानमंत्रियों ने फेडरल मिनिस्टर का दर्जा दिया। कश्मीर पर बनी विशेष संसदीय कमेटी का चेयरमैन बनाया। 2018 के आम चुनाव में वो हार गए, सांसद की कुर्सी चली गई। उसी बरस राष्ट्रपति चुनाव में भी खड़े हुए, वहां भी हार गए। फिर 2020 का साल आया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ एक गठबंधन तैयार हुआ, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि PDM के नाम से। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज समेत कई पार्टियां शामिल हुईं। PDM की कमान फजलुर रहमान ने संभाली। उन्हें अप्रैल 2022 में सफलता मिल गई। PDM गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर इमरान खान की सरकार गिरा दी। फिर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। इस सरकार में फजलुर रहमान का सिक्का चलता था। सितंबर 2023 में शरीफ ने असेंबली भंग कर दी। अब अगला चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। इसमें PDM की जीत तय मानी जा रही है। अगर वे जीते तो फजलुर रहमान का रुतबा और बढ़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की राजनीति में फजलुर रहमान का वर्चस्व है। उनके लाखों समर्थक भी हैं, यानी उनके बयान को पाकिस्तान के आधिकारिक स्टैंड से अलग करके नहीं देखा जा सकता। भले ही सरकार खुले तौर पर हमास की बर्बरता को जायज़ ना ठहराए, मगर फजलुर रहमान के जरिए सॉफ्ट कॉर्नर जताना नहीं भूलना चाहते। जानकार कहते हैं पाकिस्तान की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए बेहद ज़रूरी है। हमास के साथ उनकी मीटिंग क्या गुल खिलाती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। अब खालिद मशाल के उस बयान की भी बात कर लेते हैं जिसमें उसने फ़िलिस्तीन और कश्मीर के मुद्दे को एक जैसा बताया। ये पाकिस्तान की मंशा को पुष्ट करता है। हालांकि जानकार इस तुलना को पूरी कल्पना बताते हैं। यासिर अराफात के PLO और उसके बाद फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का भारत के साथ अच्छा संबंध रहा है। 2000 में तत्कालीन फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति यासिर अराफात ने कहा था कि कश्मीर मुद्दे का समाधान 1972 के शिमला समझौते के तहत होना चाहिए। फ़िलिस्तीनियों को अभी भी ज़ियाउल हक की करतूत याद है। वो 1967 में जॉर्डन गए थे ब्रिगेडियर के तौर पर अरब इजराइल युद्ध में हिस्सा लेने। 3 बरस तक रहे। इसी दौरान 1970 में फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के कैंपों पर जॉर्डन की आर्मी ने हमला किया। इसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। इस हमले को ज़ियाउल हक ने लीड किया था। बाद में ज़िया पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फिर राष्ट्रपति बने। यहाँ तक फ़िलिस्तीन और कश्मीर की तुलना की बात है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने धोखे से हमला किया और ज़मीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जबकि तत्कालीन महाराजा ने भारत के साथ मिलने पर हामी भरी थी, दस्तावेज पर दस्तखत भी किए थे। इसके बरक्स फ़िलिस्तीन की ज़मीन UN के पार्टीशन प्लान से मिली, जिस पर बाद में इजराइल ने धीरे धीरे अपने सेटलमेंट्स बसाने शुरू कर दिए, जबकि जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दशकों तक विशेष अधिकार दिए गए। बाहर के लोगों को वहाँ बसने की इजाज़त नहीं थी। 2019 में संशोधन के जरिए उसमें बदलाव किए गए, फिर भी जम्मू कश्मीर की पहचान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। कश्मीर पर कई किताब लिख चुके डेविड देवदास ने मई 2021 में द क्विंट में लिखा था, गाज़ा के निवासियों के पास आजीविका का शायद ही कोई साधन है। अगर वे अपनी उपज बेचने के लिए गाज़ा से बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें कतारों और घंटों तक चलने वाली जांच का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद अक्सर मना कर दिया जाता है। जिसने भी गाज़ा की यात्रा की है और वहाँ की बर्बादी देखी है, उसके लिए यह तुलना घृणित है। अब आपको इजराइल हमास जंग के अपडेट्स भी बताते हैं। हमास के हमले के बाद शुरू हुई लड़ाई
31वें दिन भी जारी है। अब तक कितना नुकसान हो चुका है? इजराइल का दावा, हमास के अटैक में 1400 से अधिक लोग मारे गए, इनमें 300 से ज़्यादा सैनिक हैं। ग्राउंड इन्वेजन में जान गंवाने वाले सैनिकों की संख्या 25 के पार पहुंच गई है। गाज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा, इजरायली हमले में गाज़ा पट्टी में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हमास को हुए नुकसान का स्पष्ट आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। इसके अलावा वेस्ट बैंक में हिंसा और गिरफ्तारी का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। दूसरी अपडेट डिप्लोमेटिक हलचलों से जुड़ी हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बेहद व्यस्त चल रहे हैं। 3 नवंबर को इजराइल पहुंचे, अगले दिन जॉर्डन गए, वहां फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी कि पीए के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से उन्होंने मुलाकात की। पीए को फिलिस्तीन का आधिकारिक प्रतिनिधि माना जाता है। इसमें फतह मूवमेंट का वर्चस्व है। इनका कंट्रोल अभी बस वेस्ट बैंक में है। 2006 में हमास ने उन्हें गाज़ा से खदेड़ दिया था, अब वे कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लिंकन के साथ मीटिंग में महमूद अब्बास ने ये इच्छा जताई थी। चर्चा है कि युद्ध खत्म होने के बाद गाज़ा का प्रशासनिक कंट्रोल फतह को दिया जा सकता है और सिक्योरिटी का जिम्मा इजराइल उठा सकता है। ब्लिंकन जॉर्डन के बाद इराक भी गए। 6 नवंबर को वो तुर्की पहुंचे। वहां के विदेश मंत्री हकान फिदान से उन्होंने मुलाकात की। फोकस पोस्ट वॉर के डिप्लोमेटिक प्लान और तुर्की की नाराजगी दूर करने पर रहा। तुर्की ने बिना शर्त युद्ध विराम की मांग रखी। कहा, फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बिना बंधकों को छोड़ने पर बात नहीं होगी। इजराइल इससे साफ इनकार कर चुका है। एक तरफ अमेरिका बातचीत का रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। 5 नवंबर को उसने अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन इजराइल के पास तैनात की। उसके 2 युद्धपोत पहले से ही अलर्ट मोड में खड़े हुए हैं। इसके अलावा वो गाज़ा के ऊपर जासूसी वाले ड्रोन्स भी उड़ा रहा है। खैर, सबमरीन की तैनाती के तुरंत बाद खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स इजराइल पहुंच गए। सरकारी बयान के मुताबिक उनका फोकस इंटेलिजेंस साझा करने और बंधकों की रिहाई पर रहेगा। हालांकि अंदर खाने चर्चा है कि वो इजराइल के हमले को सटीक बनाने और युद्ध तेजी से खत्म करने की विधि बताने गए हैं। अगली अपडेट है हिजबुल्लाह से जुड़ी। हिजबुल्लाह लेबनान का राजनीतिक संगठन है, उसकी अपनी आर्मी भी है। अमेरिका और इजराइल समेत कई देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया है। इजराइल के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी रही है। दोनों के बीच कई लड़ाइयां भी हो चुकी हैं। अभी चल रही इजराइल हमास जंग में भी उसके हित शामिल हैं। उसने इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर गोलाबारी की है, हालांकि वो सीधी जंग में शामिल नहीं हुआ है। फिर 3 नवंबर को हिजबुल्लाह के सरगना हसन नसरल्लाह का भाषण हुआ। 7 अक्टूबर के बाद ये उसका पहला पब्लिक स्टेटमेंट था। इस पर पूरी दुनिया की नज़र थी। माना जा रहा था कि हिजबुल्लाह जंग का ऐलान कर देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि नसरल्लाह ने कहा कि सारे ऑप्शंस खुले हैं, अगर इजराइल ने गाज़ा में बमबारी नहीं रोकी तो कुछ भी हो सकता है। जानकार मानते हैं कि हिजबुल्लाह अंतिम समय तक सीधी लड़ाई से बचने की कोशिश करेगा। लेबनान की इकॉनमी बेहद ख़राब स्थिति में है, पॉलिटिकल सिस्टम धराशायी होने की कगार पे है। ऐसे में जंग उनकी बची खुची उम्मीद भी तोड़ सकती है। इस वक्त हिजबुल्लाह उतना बड़ा जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है और यही वजह रही है कि नसरल्लाह ने हमास के हमले से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। कहा कि 7 अक्टूबर का हमला हमास ने प्लान से किया था, ये पूरी तरह सीक्रेट था, हमें भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि नसरल्लाह ने धमकी देने में कोई कमी नहीं रखी। उसने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी लपेटा। कहा, हम 8 अक्टूबर से ही लड़ाई का हिस्सा हैं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अगली खबर इजराइल की अंदरूनी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 5 नवंबर को तेल अवीव में उनके घर के बाहर हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बंधकों को वापस लाने और नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के एक और बयान पर विवाद हुआ है। उन्होंने कहा कि मिलिट्री रिजर्विस्ट के ड्यूटी से मना करने और हमास के अटैक में कनेक्शन है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर बवाल मचा तो बयान बदल लिया। इससे पहले नेतन्याहू मिलिट्री और इंटेलिजेंस अफसरों पर हमले का ठीकरा फोड़ चुके हैं, तब उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इन सब के अलावा नेतन्याहू ने हेरिटेज मिनिस्टर अमीराई एलियाहू पर बैन लगा दिया। अब वो सरकारी मीटिंग्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। एलियाहू ने कहा था कि गाज़ा पट्टी पर परमाणु बम गिरा देना चाहिए, वहाँ कोई आम नागरिक नहीं है। बाद में सफाई दी, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जहाँ तक इजराइल के पास परमाणु बम होने की बात है, वो ना तो इससे इनकार करता है और ना ही इस बात को स्वीकार करता है। गाज़ा के अंदर क्या चल रहा है? इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि 5 नवंबर की रात हमास के कम से कम 450 ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये अब तक की सबसे भीषण बमबारी है। IDF ने यह भी कहा कि गाज़ा सिटी को समंदर की तरफ से भी घेर लिया गया है। इसके साथ ही गाज़ा पट्टी 2 हिस्सों में बंट गई है। पहला फोकस गाज़ा सिटी में बचे आम लोगों को निकालने पर रहेगा।
फिर हमास को चुन चुनकर ख़त्म किया जाएगा। इस जंग पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।